सेवन्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। 7वां क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। वायु चैप्टर का नाम है वायु। चौथा चैप्टर पृथ्वी। पृथ्वी चारों ओर से, पृथ्वी के देखिए आप, पृथ्वी के चारों ओर से हवा की घनी चादर है। हवा की घनी चादर से घिरा है, वायुमंडल कहता है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर देखिएगा हवा का घना है, हवा के घना चादर से घिरल है। हवा के घना चादर से घिरल है, इसको वायुमंडल कहते, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहता है। जितना भी जीव है सब का सब जीवित रहता है जिस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहते हैं, और सभी जीव जीवित रहते क्यों? कि वायुमंडल पर निर्भर है, इसलिए वायुमंडल पर निर्भर है। इसलिए पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि वो सभी जीव वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल देखते हैं। वायुमंडल सांस लेने के लिए वायु देता है। हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल से लेते हैं। वायुमंडल सूर्य के हानिकारक किरण होता है, पराबैंगनी किरण, वो हानिकारक किरण से भी रक्षा करता है वायुमंडल। सूर्य सुरक्षा की चादर है। वायुमंडल क्या कहते हैं? इसको सुरक्षा का चादर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल जो है चादर ना होती, वायुमंडल सुरक्षा की चादर है। क्यों? क्योंकि यह चादर ना होती, वायुमंडल अगर चादर ना होती तो हम दिन में सूर्य की गर्मी से जल सकते थे, और रात में इतना ठंडा हो जाता है कि जम जाते हैं, है ना। इसी से बचाने के लिए न ज़्यादा गर्मी से बचाता है, ज़्यादा गर्म होने से बचाता है, और न ज़्यादा ठंडा होने से बचाता है वायुमंडल। इसलिए वायुमंडल को हम लोग सुरक्षा के चादर कहते हैं। वायुमंडल वायु राशि है। वायु राशि क्यों है? जो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। वायु राशि है, इतना हवा इसमें है कि पृथ्वी पर रहने के लिए तापमान को बनाए रहता है। वायुमंडल वायु राशि है जो पृथ्वी के तापमान जो रहता है, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य, मतलब आदमी के पृथ्वी पर रहने योग्य बनाए रहता है तापमान को वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हवा का घना चादर है। हवा का घना चादर, इसी को वायुमंडल कहते हैं, है ना। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहते हैं, इसलिए वायुमंडल पर निर्भर है सभी जीव। वायुमंडल जो है सांस लेने के लिए हवा देता है, और सूर्य के हानिकारक किरण से रक्षा भी करता है। इसलिए सूर्य के हानिकारक किरण से रक्षा करता है, इसे सुरक्षा की चादर भी कहते हैं। सुरक्षा की चादर क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के हानिकारक किरण से रक्षा करता है, और वायुमंडल जो है न तो दिन में सूर्य की गर्मी से जलने से बचाता है, सूर्य की जो गर्मी है उस गर्मी से जलने से बचाता है, और रात में ठंडा से जम न जाए, उस जमने से बचाता है। इसे सुरक्षा की चादर कहते हैं वायुमंडल को। वायु राशि है वायुमंडल। क्यों? वायु राशि है जो पृथ्वी के तापमान पृथ्वी के तापमान को बने रहता है, इसलिए पृथ्वी पर रहने योग्य बने रहता है, इसलिए वायु राशि है वायुमंडल। अब चलते CO2। CO2 वायुमंडल में फैलकर, CO2 पूरा वायुमंडल फैल जाता है। फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। CO2 जो है वायुमंडल में, पूरा वायुमंडल में CO2 फैल जाता है, और पृथ्वी पर से विकिरण ऊष्मा निकलता है पृथ्वी से। यही विकिरण ऊष्मा को रोकल रहता है CO2, इसलिए CO2 को ग्रीन हाउस कहते हैं। न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी करने रहना चाहिए। वायुमंडल में CO2 जो है वायुमंडल में फैल जाता है। फैल करके पृथ्वी से जो निकलता है विकिरण ऊष्मा, ये विकिरण ऊष्मा निकलता है पृथ्वी से। यही विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेता है, पृथ्वी पर रोक देता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। ग्रीन हाउस, इसलिए इसे मैंने कहा CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस।
CO2 के अभाव में अगर इस CO2 ना रहे तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगा कि धरती इतनी ठंडी हो जाती कि रहना संभव हो जाता है। वायुमंडल में है CO2। CO2 की मात्रा जब कारखाना और कार के धुआं से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब CO2 कारखाना से बहुत सारा धुआं निकलता है। वो धुआं जा रहा है वायुमंडल में। वही वायुमंडल में कारखाना से निकलता है, कार से निकलता है, बहुत सारा CO2 निकलता है। CO2 को धुआं जो रहता है वायुमंडल में जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि CO2 गर्म है। CO2 ऊष्मा द्वारा पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा, है ना। CO2 का गर्म चीज़ है, ऊष्मा है, तो तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वार्मिंग जब कारखाना और कार से धुआं निकलता है और धुआं में CO2 रहता है, वही धुआं वायुमंडल में जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ेगा। वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तब, है ना, भूमंडलीय तापन कहते हैं इसको। वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है तो वायुमंडलीय तापन, और CO2 का मात्रा से हो रहा है, इसलिए भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको। यही पृथ्वी का तापमान अधिक या ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तब ना भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी के सबसे ठंडा प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर या अंटार्कटिका प्रदेश। उस प्रदेश में पृथ्वी का सबसे ठंडे प्रदेश में जब बर्फ जमल हो, वो भी पिघल जाएगा। और पिघल करके समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा, देश डूब जाएगा, बहुत सारा देश। तब तटीय क्षेत्र जितना है, तमिलनाडु कहीं भी तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा। मतलब कि तापमान ज़्यादा होगा, है ना। कारखाना और कार से निकलेगा धुआं, तो उससे तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल अधिक होगा। जल अधिक होगा तो बाढ़ आ जाएगा अधिक। यही वो भूमंडलीय तापमान के कारण दीर्घ अवधि में अगर ढेर दिन तक भूमंडलीय तापमान अधिक रहेगा, यानी कि तापमान ज़्यादा रहेगा, ढेर दिन तक तापमान अधिक रहेगा, तो जलवायु में अधिक चेंज हो सकता है। जलवायु में अधिक चेंज हो जाएगा, इसलिए कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। पौधा पशु भी लुप्त हो सकता है। क्या कहते हैं? CO2 वायुमंडल फैल करके पृथ्वी से जो निकलना न विकृत ऊष्मा होता है, ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेता है। इससे ग्रीन हाउस कहते हैं। CO2 को ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसलिए CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। CO2 ना रहेगा तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगा कि धरती पर रहना संभव नहीं होगा। इसलिए ग्रीन हाउस के द्वारा धरती ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म रहता है। कभी कभी CO2 की मात्रा कारखाना और कार के धुआं से बढ़ जाता है, इसलिए CO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो पृथ्वी का ताप बढ़ गया तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए इसके कारण ठंडे प्रदेश में जमा पर पिघल जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा, है ना। और तो भूमंडलीय तापमान ज़्यादा हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो जलवायु में चेंज होगा। तो कुछ पौधा पशु भी लुप्त हो सकता है। यही वायुमंडलीय ताप में आता है। CO2 जो है पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। वायुमंडल का संगठन देखते हैं। सांस लेने वाले हवा में अनेक प्रकार के गैस मिश्रण है, बहुत सारा गैस है सांस लेते हैं, है ना। वायुमंडल का बड़ा भाग जो है, जितना बड़ा भाग है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, यही दो से बनल है वायुमंडल का बड़ा भाग। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा भाग बनल है वायुमंडल का। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, O3, आर्गन 0.93%। तीसरा स्थान पर गैस यही है वायुमंडल में। आर्गन आगे है, अगर ये गैस पर पहला स्थान है
आखिरी गैस में पहला स्थान है 93%। और H2 हाइड्रोजन कम मात्रा में है। CO2 हीलियम और 3 O3 वजन। आर्गन 0.93%। हाइड्रोजन इसका मात्रा कम है। इसके अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में है। धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। यही दो बड़ा भाग है जो वायुमंडल को बनने रहता है। आर्गन हो गया 0.93% हो गया, तीसरा स्थान पर ही है आर्गन। और चौथा स्थान पर है CO2 0.03% CO2 मात्रा है ना, जो ग्रीन हाउस का प्रभाव बने रहता है। और सबसे कम भी है 0.03%। अन्य गैस 0.4% हो गया। नाइट्रोजन 78% जो है सबसे अधिक यही है। सांस लेते वक्त फेफड़ा में जाता है बट निकल भी जाता है तुरंत ही। नाइट्रोजन पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन पौधे के जीवन के लिए आवश्यक इसलिए है कि पौधा वायु से सीधे नहीं लेता है। पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन को सीधे डायरेक्ट नहीं लेता है। कैसे लेता है? मृदा से या कुछ पौधा के जड़ में रहने वाला जीवाणु होता है। मिट्टी में या कुछ पौधा के जड़ में भी जीवाणु रहता है। वही जीवाणु क्या करता है, वायु से नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन लेकर के जौगिक पदार्थ बदल देता है। बदल करके पौधा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर लेता है जीवाणु के सहारा से। इसलिए जीवाणु और जड़ एक दूसरे के सहजीवी हो गया। नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन वायु में दूसरी सबसे अधिक गैस है। पहला स्थान नाइट्रोजन, तीसरा स्थान पर, दूसरा स्थान पर ऑक्सीजन है। वायु में दूसरा सबसे अधिक गैस है। ऑक्सीजन से मनुष्य और पशु सांस लेते हैं। मनुष्य भी लेते हैं और पशु दोनों सांस लेते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कौन? ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जैसे आंसर है हरा पेड़ पौधा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से हरा पेड़ पौधा ऑक्सीजन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए वायु में O2 समान बना रहता है ना। पेड़ पौधा ऑक्सीजन दे दिया प्रकाश संश्लेषण से, तो ऑक्सीजन समान बना रहता है हवा में। इसलिए वृक्ष काटने देते हैं तो ऑक्सीजन देवे नहीं करेगा पेड़ पौधा, तो संतुलन बिगड़ जाता है। CO2 अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो चौथा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर नाइट्रोजन है, दूसरा स्थान पर ऑक्सीजन है, तीसरा स्थान पर आर्गन है, चौथा स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है। वही कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को रहने हरे पादप लेते हैं, हरे पेड़ पौधा लेते हैं, भोजन के रूप में O2 देते हैं। CO2 लेते हैं और भोजन के रूप में लेते हैं और O2 ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं और CO2 को मनुष्य पशु बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधा लेता है ऑक्सीजन। CO2 पेड़ पौधा O2 निकालता है, मनुष्य लेता है। इसलिए दोनों के बीच में दोनों की मात्रा बराबर रहता है। O2 और CO2 दोनों की मात्रा बराबर रहती है, इसलिए संतुलन बना रहता है। लेकिन यही संतुलन कोयला और खनिज के ईंधन के जलता है, तो उसमें बहुत सारा कोयला खनिज तेल जल रहा है, तो इसमें से बहुत सारा CO2 की मात्रा निकल रहा है और CO2 अधिक हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित हो जाता है। मौसम भी जलवायु दोनों प्रभावित हो जाता है। अगर कोयला और जलवायु न जलता तब संतुलन बना रहेगा। यही कोयला और खनिज तेल जल रहा है, इससे कारण CO2 मात्रा बढ़ रहा है और मौसम जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की भी होती है, ऊपर उड़ जाती है। फैलती भी है गर्म होकर हवा, और हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है। और ठंडी वायु सघन होता है और भारी भी होता है। सघन भारी होकर के नीचे रहती है। थोड़ा आगे पॉइंट है। गर्म हवा ऊपर उठती है, उठ करके आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने हेतु वहाँ आ जाती है। इस प्रकार का वायु चक्र चलता है। कहने का मतलब वायु चक्र क्या सुना, यही वायु चक्र है। मान लीजिए कि ऊपर ठंडा हवा है, नीचे के गर्म है। गर्म वाला हवा ऊपर जाएगा तो ठंडा वाला हवा नीचे आएगा। ठंडी हवा नीचे आ रही है और गर्म हवा ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला गर्म हवा ऊपर चल जाएगा तो खाली हो जाएगा। खाली हो तो ठंडा हवा ये भर जाएगा।
भर जाएगा तो यही ठंड का हवा हम भरा तो गर्म हो जाएगा, फिर गर्म होकर ऊपर उठेगा, फिर ठंड का हवा आएगा। इसी तरह से हवा चलती रहती है। इसी को कहते हैं वायु चक्र, इसी को कहते हैं वायु चक्र। अब हम लोग चलते हैं वायुमंडल की संरचना देखते हैं। वायुमंडल की संरचना क्या है? वायुमंडल के 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। वायु है लेकिन बाहरी होता है, बाहरी वाला वायुमंडल और बहिर्मंडल। ब से बाह्य वायुमंडल तब बहिर्मंडल। 5 परत है वायुमंडल के। वायुमंडल के 5 परत। क्षोभ मंडल पहला। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप में आता वजन परत घाता वजन परत भी। समताप के ऊपर आता है ऊपर मध्य मंडल के ऊपर आता है वायुमंडल के ऊपर आता है बहिर्मंडल। यह है वायुमंडल की परत। क्षोभ मंडल में ही आता है माउंट एवरेस्ट आता है क्षोभ मंडल में। इसकी क्षोभ मंडल का एवरेज ऊंचाई देखा जाए 13 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर देता है या 13 किलोमीटर देता है। मानव सांस लेता है यहीं, मौसम की सभी घटना यही होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। नीचे से वहां तक ऊंचाई 50 किलोमीटर है। जहाँ हवाई जहाज यहीं उड़ता है समताप मंडल में। वजन परत यही है। वजन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण यानी पराबैंगनी किरण से बचाता है। मध्य मंडल में आता है तीसरा। मध्य मंडल 80 किलोमीटर उसका ऊंचाई है। समताप मंडल मध्य मंडल में 80 किलोमीटर है। उल्का पिंड यहीं जल जाता है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाता है। चौथा है वायुमंडल यानी कि बाह्य वायुमंडल, बाह्य लिखल है, बाह्य वायुमंडल है। रेडियो तरंग यहीं होता है। पृथ्वी से रेडियो तरंग छोड़ा जाता है और बाह्य वायुमंडल से, यानी कि इसको बाह्य वायुमंडल का भाग है आयन मंडल से टकराता है और रेडियो का तरंग पुनः पृथ्वी पर चल जाता है। तो बाह्य वायुमंडल का भाग आयन मंडल को है, बाह्य वायुमंडल को है। 80 से 400 किलोमीटर है। 80 से 400 किलोमीटर है। बहिर्मंडल तो बाहरी है, जो हीलियम हाइड्रोजन हल्की गैस से ही मिलता है। तो हम लोग पर क्षोभ मंडल पर देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि यहीं पर लोग सांस लेते हैं। इसका एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कहीं 13 किलोमीटर, कहीं पर 10 किलोमीटर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम इसका मौसम लगभग सभी घटना यहाँ होती है। यहीं पर जैसे वर्षा होना, ओला वर्षा, कोहरा सब यहीं होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर भाग है। समताप होगा क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग है, जहाँ 50 किलोमीटर ऊंचाई इसका है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग है। इसका लगभग ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यहाँ बादल मौसम संबंधी घटना नहीं होता, जब लगभग मुक्त है। बादल मौसम संबंधी घटना नहीं होगा तो इसलिए हवाई जहाज उड़ते हैं यहाँ पर। समताप मंडल में ओजोन परत गैस की परत है। ओजोन गैस की परत होती है। वही ओजोन गैस की जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस की रक्षा करता है, यानी पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन 3 क्षोभ मंडल का विभाग है, 50 किलोमीटर है। बादल मौसम संघटना नहीं है, हवाई जहाज उड़ती है। ओजोन की गैस की परत यहाँ है। मध्य मंडल तीसरी परत है। मध्य मंडल में देखा जाए तीसरी परत है। समताप के ऊपर ठीक ऊपर है। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है ना। अंतरिक्ष में मध्य मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जितना उल्का पिंड है सब जल जाता है मध्य मंडल में। बाह्य वायुमंडल इसमें ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा, दोनों समानुपाती में चलता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। अब क्षोभ मंडल में क्या था, ऊंचाई बढ़ेगा लेकिन उल्टा होता है क्या, तापमान घट जाएगा क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल का भाग आयन मंडल है।
इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर 80 से 400 किलोमीटर है। इसका प्रयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग होता है। रेडियो तरंग को पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है आयनमंडल को या वायुमंडल को। पांचवा हो गया बहिर्मंडल। वायु की सबसे पतली परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल जो है वायु की पतली परत है, हवा की पतली परत है। इसमें हल्की गैस होता है, हल्की गैस जैसे हीलियम हाइड्रोजन होता है। हीलियम हाइड्रोजन हल्की गैस होने का अंतरिक्ष में तैरता रहता है वायुमंडल में। चिन्हा रहा है जी, देख लीजिएगा, तो एक कॉपी में उतार लीजिएगा तब पता चलेगा, इसको रोक के देख लीजिएगा। तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ा का ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। और छह मंडल में ऊंचाई उल्टा होता है। छह मंडल में क्या होता है, ऊंचाई और तापमान दोनों विलोमानुपात पता चलता है। उसी प्रकार से मध्य मंडल में होता है, जहाँ उल्का पिंड होता है, वही ऊंचाई और तापमान दोनों विलोमानुपात पता चलता है। अब बाकी छह मंडल और मध्य मंडल दोनों को हो गया, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। लेकिन जब ही समताप मंडल, बाकी में वायुमंडल और वायुमंडल सब में तापमान ऊंचाई बढ़ेगा तापमान भी बढ़ता है। छह मंडल और मध्य मंडल याद कर लेना, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। छह मंडल ऊंचाई बढ़ेगा तापमान घटेगा, दोनों विलोमानुपाती है। और मध्य मंडल भी वही है, ऊंचाई के साथ तापमान घटती है। मध्य मंडल, इसको मध्य मंडल भी बोल सकते हैं। मध्य मंडल में और छह मंडल दोनों में ऊंचाई के साथ तापमान घटते विलोमानुपाती। बाकी इसमें ऊंचाई बढ़ेगा तापमान भी बढ़ता है, बाकी सब में। एक बार देख लेते हैं छह मंडल। देख माउंट एवरेस्ट यही है, मानव सांस लेता मौसम को सभी घटना यही होता है। 13 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है, 10 हो देता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ना। छह मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा है ना, तो ऊपर हो जाता है समताप मंडल, जहाँ हवाई जहाज है, मौसम घटना नहीं होता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ता है ना। 50 किलोमीटर इसका ऊंचाई है। समताप मंडल में ही आता है वजन परत, यही है, इसमें वजन परत भी आता है, वो जो पारावैनिक रूप से बचाता है वजन परत। समताप मंडल के ऊपर आता है समताप सीमा। समताप तो समताप सीमा, पहले छह मंडल क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल समताप सीमा। समताप सीमा के ऊपर जाएगा मध्य मंडल, जो 80 किलोमीटर ऊंचाई है। उल्का पिंड जल जाता है यहीं, है ना, तारा वाला सब यहीं होता है उल्का पिंड। मध्य मंडल में आता तारा वाला सब। मध्य मंडल को पाता है मध्य सीमा। मध्य सीमा के ऊपर जाएगा तो वायुमंडल, वायुमंडल जहाँ है ना रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, जिसको आयन मंडल इसी का भाग है। आयन मंडल आपको वायुमंडल का ही भाग है, वायुमंडल का भाग आयन मंडल। उसके ऊपर जाएगा तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल पांचवा है, यहाँ हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस अंतरिक्ष में तैरता रहता है। वायुमंडल का 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई है। छह मंडल 13 किलोमीटर, समताप मंडल 50, मध्य मंडल मध्य हो गया 80, वायु 80 से वायुमंडल 80 से 400 और ऊपर बहिर्मंडल अनंत तक। मौसम जलवायु देखते हैं। मौसम क्या है, मौसम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल की प्रत्येक घंटा और प्रत्येक दिन की स्थिति जो होता है उसे कहते हैं मौसम। मौसम में होता ना, वायुमंडल में प्रत्येक घंटा में या प्रत्येक दिन में जैसा स्थिति देखने को मिलता है। ठंडा है तो ठंडा मौसम, गर्म तो गर्म समय मौसम, वो प्रत्येक घंटा में बदलते रहता है। प्रत्येक दिन प्रतिदिन बदलते रहता है मौसम। प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन बदलने रहने की स्थिति को कहते हैं मौसम। मौसम नाटक रूप है, हमेशा नाटक की तरह बदलते रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है मौसम। जलवायु दीर्घकाल मतलब लंबे समय में या लंबे समय तक में किसी स्थान का, कोई स्थान होता है इसमें, स्थान का औसत मौसम को एवरेज मौसम को
उसी स्थान की जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घकाल तक चलता है या लंबे समय तक चलता है। कोई स्थान होता है, उस स्थान का मौसम होगा, वो मौसम का एवरेज निकाला जाता है। लंबे समय तक स्थान के औसत मौसम को उस स्थान के जलवायु कहते हैं। और लंबे समय 30 से 35 से भी अधिक हो सकता है। तापमान क्या है? वायुमंडलीय तापमान लिखते हैं। वायुमंडलीय तापमान क्या है? वायुमंडलीय तापमान दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं हम लोग जब दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, दिन प्रतिदिन जैसा तापमान का अनुभव करते हैं, गर्मी ठंडा दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं उसे वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग ताप का अनुभव करते हैं उसे वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान में आता है तापमान का। वायुमंडलीय तापमान में दिन प्रतिदिन ताप को मापते हैं। या अनुभव करते हैं। तापमान वायु में मौजूद, हवा में मौजूद ताप रहता है और शीतलता ठंडा। ताप और शीतलता के जब परिणाम को कहते हैं तापमान, है ना। वायु में हवा में रहेगा तापमान, तो हमें हवा में रहेगा। हवा में ताप क्या है, शीतलता क्या है। ताप और शीतलता का जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम को कहते हैं तापमान। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में मापते हैं तापमान को। तापमान को मापने की इकाई है, तो मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस है। यही डिग्री सेल्सियस को में तापमान को मापते हैं डिग्री सेल्सियस में, जो सबसे छोटी इकाई है। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस किया था। एंडर्स सेल्सियस किया था डिग्री सेल्सियस का आविष्कार। यही डिग्री सेल्सियस अगर जल 0 डिग्री पर जमता भी है, पिघलता भी है, और 100 डिग्री पर उबलता भी है, 100 डिग्री सी पर उबलता भी है जल। तापमान क्या देखे? वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ताप मापने की इकाई को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। खोज किया था एंडर्स सेल्सियस कहते हैं, इसलिए डिग्री सेल्सियस नाम देगा। डिग्री सेल्सियस पर जल 0 डिग्री पर उबलता भी है और 0 डिग्री पर जमता भी है, 0 डिग्री पर पिघलता भी है, लेकिन उबलता है 100 डिग्री सी पर उबलता है। वही वायुमंडलीय तापमान दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। वही वायुमंडलीय तापमान दिन रात ऋतु के अनुसार बदलता भी है। वायुमंडलीय तापमान दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दिन रात ऋतु के अनुसार बदलता है। शीत और ग्रीष्म ऋतु में दोनों में देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होता है शीत की अपेक्षा। अब देखते आतपन माने सूर्य ताप कहिए या आतपन कहिए। आतपन यानी कि सूर्य ताप महत्वपूर्ण कार्य करिए। क्यों? तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करता है आतपन, सूर्य ताप। महत्वपूर्ण कार्य क्यों है सूर्य ताप, आतपन? क्योंकि आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जब तापमान के वितरण को प्रभावित कर दिया इसलिए आतपन कहते हैं। आतपन को सूर्य ताप क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली वैसी ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसको कहते हैं आतपन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से बहुत सारा ऊर्जा आती है, और सूर्य से बहुत सारा ऊर्जा आती है। उस सभी ऊर्जा में पृथ्वी जिस ऊर्जा को रोक लेती है उसका आतपन कहते हैं। कहने का मतलब कि पृथ्वी से आने वाली वैसी ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से आती है जो ऊर्जा वो पृथ्वी रोक लेता है, उसी ऊर्जा को कहते हैं आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। क्यों? आतपन सब ज़्यादा यहाँ पर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर,
जैसे जैसे ध्रुव के जाएंगे आठपन उन्हें गर्म के अनुभव कम था, इसलिए ध्रुव पर बर्फ से ढका रहता है। आठपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। अब घटती है भूमध्य से ध्रुव की ओर, भूमध्य से ध्रुव की ओर घटती है, भूमध्य से ध्रुव की ओर घटती है। इसलिए तापमान इसी प्रकार घटता रहता है। तापमान इसी प्रकार जैसे जाइए आगे जाइएगा वैसे से घटता है। इसलिए ध्रुव पर बर्फ से ढका रहा है। ध्रुव बर्फ से ढका है दोनों तरफ। तो क्या देखा मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटा प्रतिदिन प्रतिदिन की स्थिति को बताता है। ये नाटकीय रूप से बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम जलवायु है। मौसम कवरेज निकालिएगा कोई स्थान में, वो जलवायु कहते हैं। दीर्घकाल लंबे समय तक होता है। किसी स्थान का औसत मौसम होता है। औसत मौसम के उसी स्थान को बोलते हैं जलवायु। 30 से 35 तक से कम या कम नहीं, अधिक होना चाहिए। तापमान में देखते हैं वायुमंडलीय तापमान। दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं दिन प्रतिदिन उसे वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान दिन रात ऋतु के अनुसार बदलता है। और शीत ऋतु ग्रीष्म में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रीष्म में होता है। तापमान क्या है? तापमान वायु में मौजूद हवा में रहता है ताप और शीतलता। ताप शीतलता के परिमाण जो भी आएगा, कितना ताप और शीतलता का रिजल्ट जितना आएगा उसको कहते हैं तापमान। तापमान मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस। आविष्कार क्या था? एंडर सेल्सियस। इसलिए डिग्री सी पर जमता है, 100 डिग्री पर पिघलता भी है, उबलता है। आठपन या सूर्यताप महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करता है। आठपन सूर्य से आने वाली वैसी ऊर्जा जो पृथ्वी को रोक लेती है। सूर्य से जो भी ऊर्जा आता है, जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेता है उसे आठपन कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है आठपन, यानी सूर्यताप। सूर्यताप भूमध्य रेखा से ध्रुव जाएगा, ध्रुव की ओर घटता है। इससे तापमान इसी प्रकार घटता है और ध्रुव पर बर्फ जाता है, ध्रुव पर बर्फ जमा रहता है। 7वीं क्लास के है ज्योग्राफी, 4था चैप्टर। पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ता है। अगर पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ गया तो इसलिए गर्मी भी अधिक होगा। अधिक गर्मी होगा तो कुछ फसल नहीं भी होगा, कुछ फसल नहीं उगेगी। क्योंकि अधिक बढ़ेगा तापमान तो गर्म ज़्यादा होगा। गर्म के कारण कुछ फसल नहीं उग सकता है। गांव का तापमान कम होता है, शहर का या नगर का तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शहर में, गांव नगर में बिल्डिंग बड़ा बड़ा रहता है, इसी कारण हवा नहीं चल पाती, जिस कारण तापमान बना रहता है ज़्यादा नगर में। दिन में ऐसा फेल्ट से बनी सड़क बनता है ऐसा फेल्ट से, और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाता है। दिन में क्या होता है? ऐसा फेल्ट से बनी सड़क और धातु कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाता है, और रात में ही ऊष्मा मुक्त हो जाता है। रात में ही ऊष्मा निकलने, जो गर्म हो जाता है वही रात में यही गर्म ऊष्मा निकलने लगता है, जिसका रात में ठंडा भी लगेगा। ऐसा फेल्ट से बनी सड़क, धातु कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाता है और रात में ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकता है। नगर के देखिएगा ना, भीड़ वाले ऊंचा भवन होता है, ऊंचा बहुत सारा भीड़ रहता है भवन का, ऊंचा भवन रहता है नगर में, इसलिए गर्म वायु को रोक देता है। इससे नगर का तापमान अधिक रहता है। ठीक ना। पृथ्वी जो क्या करता है, अर्थ सूर्य के बहुत सारा ऊर्जा 20 करोड़ यहाँ से ऊर्जा निकलता है। सूर्य पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 20 करोड़ नहीं आता। 20 करोड़ का लगभग एक भाग, 20 करोड़ का 1वां भाग यानी कि 2/2 भाग पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी कि 2/2 भाग ही प्राप्त होता है। क्या 2/2 भाग प्राप्त होता है और कोई नहीं। यहाँ से चले कर 20 करोड़ पहुँचता है 2/2 भाग यानी कि एक भाग पहुँचता है। एक भाग यानी कि 2/2 भाग पहुँचता है। एक भाग मतलब 2 अरब आएगा, 20 करोड़ निकलेगा यहाँ से, आएगा 2 अरब यानी कि एक भाग पहुँचेगा। 2 अरब मतलब एक भाग।
आतपन, आतपन का मात्रा भूमध्य है सूर्य से आने वाली वैसी ऊर्जा जो पृथ्वी को रोक लेता है, यानी कि पृथ्वी को ऊर्जा दोनों भाग को रोकता है, एक भाग को रोकता है का। चलिए हो गया। सूर्य से आते 20 करोड़, पहुँचते हैं 2 करोड़, यानी कि एक भाग पहुँचता है। तापमापी, तापमापी से तापमान मापते हैं, तापमान, इसको थर्मामीटर कहते हैं। वायु दाब मापी है ना, वायु दाब मापते हैं, वायु दाब मापी को वायु दाब। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा कितना हो रहा है, इसे वर्षा की मात्रा मापते हैं। वात दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा मापते हैं, पवन की दिशा कैसा है नहीं है, पूर्व के पश्चिम, इसे वात दिग्दर्शी से मापते हैं। ताप मापे, नामी अंश तापमान। वायु दाब मापे, वायु का दाब। वर्षा मापे, वर्षा की मात्रा। वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा। वायु का दाब कहेगा तो वात दाब माने, और वायु की दिशा मापना है तो वात दिग्दर्शी, दिशा और का। चांद, चांद पर वायु नहीं है जी, जब हवा नहीं रहेगा इसलिए वायु दाब भी नहीं होगा, जब हवा नहीं रहेगा तो वायु दाब भी नहीं रहेगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाता है, हवा नहीं है चांद पर, इसलिए वायु दाब में प्रेशर नहीं लगता। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाता है तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, उसका नाम है अंतरिक्ष जा रहा है, पोशाक पहन के जा रहा है, अंतरिक्ष पोशाक पहन के जाएगा, वो भी विशेष रूप से बना हुआ सुरक्षा हवा से भरी, वो भी हवा से भरा रहता है अंतरिक्ष पोशाक। सवाल उठ रहा है कि अंतरिक्ष पोशाक नहीं पहना तो क्या होगा। अंतरिक्ष यात्री के शरीर से विपरीत बल लगने लगेगा, शरीर से अंतरिक्ष यात्री जो है वो विपरीत दिशा से बल लगेगा शरीर से, इस कारण सिराएं, रक्त के जो सिरा है वो फट सकते हैं और बाहर निकल जाए रक्त का सिरा, इसलिए अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है। रक्त का सिरा निकल गया तो रक्त स्रावित हो सकता है, मर सकता है आदमी, सब खून निकल जाएगा। तो क्या कर देखें, पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ाता है तो गर्म अधिक लगेगा, इसलिए कुछ फसल नहीं उगेगा। गांव का तापमान कम होता है तो नगर का तापमान अधिक होता है। क्यों? नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक देता है, गर्म वायु को रोक देगा भवन, इसलिए नगर का तापमान अधिक होता है। दिन में देखिएगा तो एस्फेल्ट से बनी सड़क बनता है, एस्फेल्ट से और धातु कंक्रीट से बना हुआ भवन गर्म हो जाता है, बहुत गर्म होगा, लेकिन यही गर्म रात में मुक्त हो जाता है, उस समय मुक्त हो जाता है और ठंडा लगेगा। एस्फेल्ट से सड़क बनता है। पृथ्वी, सूर्य की ऊर्जा जो है 20 करोड़ आती है, लेकिन पहुँचता है 2 अरब, आती है 20 करोड़, पहुँचती है 2 अरब, 2 अरब पहुँचते नीचे, केवल 2 अरब मतलब कि एक भाग, वही कर रहा है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का ओनली केवल एक भाग मतलब कि 2 अरब ही प्राप्त करता है 20 करोड़ में। तापमान मापते हैं। वायु दाब मापते से वायु दाब, वर्षा मापते से वर्षा की मात्रा, वात दिशा से पवन की दिशा मापते हैं। तो जान ही रहे हैं। पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है और वायु की गति को कहते हैं पवन। हवा की जो गति है वायु की गति उसको कहते हैं पवन। पवन का काम क्या करता है? पवन बहुत सारा काम करता है। सड़क पर भारी पत्ती को उड़ा देता है, पेड़ को उखाड़ देता है ना। महीन, जब पवन धीम गति से चलती है तब महीन धूल और धुएं उड़ाती है, धीम चलती है तब महीन धूल और धुआं उड़ाती है। जब यह तेज पवन चलेगा तो विपरीत दिशा में चलना मुश्किल होता है। हवा जिस तरह चल रहा है वो कभी विपरीत दिशा में चलना मुश्किल होता है, तेज हवा चलती है तो, और छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। यही काम करता है पवन। पवन 3 प्रकार का होता है, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी नाम है अस्थायी रूप से है, यानी कि कोई एक निश्चित दिशा में चलेगा। व्यापारिक पवन होता है अस्थायी पवन। व्यापारिक पवन है अब पश्चिम और पूर्व पवन को। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्व पवन को कहते हैं अस्थायी पवन।
मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय ही स्थानीय। अस्थायी पवन, मौसमी पवन मौसम का असर बदलता है। स्थानीय पवन, अस्थायी पवन व्यापारिक पवन होता है और पश्चिम और पूर्व पवन को कहते हैं। पश्चिम और पूर्व पवन जो चलता है, पश्चिम और पूर्व पवन, उसको कहता है अस्थायी पवन। ये वर्ष भर माने सालों भर चलती है और लगातार चलती है, इसलिए अस्थायी है। सालों भर लगातार चलती है, अस्थायी है, और निश्चित दिशा में चलता है, इसलिए अस्थायी है। वर्ष भर, सालों भर और निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए अस्थायी है। अस्थायी पवन हो गया, व्यापारिक पवन हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे एरिया में देखिए, व्यापारिक पवन हो गया, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। अस्थायी पवन हो गया व्यापारिक पवन, ऐसा व्यापारिक पवन जो पश्चिम और पूर्व, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्व पवन कहते हैं अस्थायी पवन। वर्ष भर, सालों भर चलती है, लगातार चलती है, निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवन विभिन्न ऋतु में अलग अलग ऋतु रहेगा तो उसकी दिशा भी समय के अनुसार बदलती रहती है। अलग अलग ऋतु दिशा भी अलग अलग होता है। जैसे भारत में मानसूनी पवन है, भारत में मानसूनी पवन मौसमी पवन है, इसलिए मौसमी पवन है, इसलिए मौसम मानसूनी पवन है भारत में। या भारत में मानसूनी पवन है। स्थानीय पवन किसी छोटे क्षेत्र में चला है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में नहीं, छोटे क्षेत्र में वर्ष भर में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। वर्ष या दिन के, वर्ष में साल में या दिन के किसी विशेष समय में, हर समय में नहीं चलती है, कोई विशेष समय में चलती है, उसे कहते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन है, छोटे क्षेत्र में चलेगा, वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय, कोई विशेष समय में चलती है, स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल और समुद्री समय, ये वर्ष या दिन के विशेष समय में चलेगा, सब दिन नहीं चलेगा। वर्ष या सालों में चल सकता है या दिन में भी चलेगा, लेकिन स्थल विशेष समय में चलेगा। जो स्थल है या समुद्री समीर। स्थानीय पवन में आता है लू उत्तरी क्षेत्र में चलता है और गर्म और शुष्क पवन है। भारत के भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन है। उत्तरी क्षेत्र में है गर्म शुष्क स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है लू। अस्थायी हो गया व्यापारिक पश्चिमी पूर्व पवन कहते हैं, सालों में चलता है, निज दिशा में चलता है। मौसम बदलेगा तो मौसमी पवन भी बदलेगा, दिशा बदल देता है इसका। जब भारत में मानसूनी पवन। स्थानीय पवन छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। स्थल या समुद्री समय, स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन लू भी है, स्थानीय पवन है, जो उत्तरी क्षेत्र जो गर्म और शुष्क पवन कहलाता है, स्थानीय पवन। देखिएगा तो ये हो गया पूरा ब्लू कलर है ना, 0 डिग्री सी है, विषुवत रेखा तो कुछ ऊपर कुछ नीचे हो गया। भूमध्य रेखीय निम्न दाब, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर है, क्योंकि गर्म हवा है उठेगा तो लो प्रेशर है ना। भूमध्य रेखीय निम्न दाब जिसको कहते हैं लो प्रेशर, भूमध्य रेखीय लो प्रेशर। और लो प्रेशर है तो इसलिए यहाँ पर डोलड्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर? भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम। आगे देखते हैं। ओकर उत्तर में जाइएगा और दक्षिण में जाइए, पियरका वाला तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आपको दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन है। यहाँ पे दक्षिण में तो दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन है, उत्तर में तो उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवन होगा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। फिर आइए उपोष्ण उच्च दाब, हर्ष अक्षांश बोलता है, हर्ष अक्षांश।
उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब मैंने हाई प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न दब था, और निम्न है तो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश है जो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में। 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर। उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश है। ऊंच है तो जाहिर से हवा हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, क्योंकि लो है। निम्न दाब है तो लो न है, ऊंच दाब है तो हाई, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, लो लो लो, हाई से 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 लो प्रेशर लो की ओर चलता है हवा। तो ऊंच दाब है और निम्न दाब है तो हाई से लो की ओर चलेगा हवा। अगला है सनातन पछुआ पवन। दक्षिणी पूछे दक्षिणी पूर्व व्यापारी पवन कैसे चलते हैं, तो दक्षिणी पूर्व व्यापारी पवन चलता है आपको देखा पूरब से आ रहा, पूरब से देखा पूरब है दक्षिण, दक्षिणी पूर्व से चल लेता है उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिणी पूर्व व्यापारी पवन, दक्षिणी पूर्व, उत्तरी पूर्व व्यापारी पवन, उत्तरी पूर्व व्यापारी पवन उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी पूर्व व्यापारी पवन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब तो सनातन पछुआ पवन कैसे चलता है, तो इधर हाई पावर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर उपोष्ण है, तो जैसे हाई से इधर क्यों चलेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम का, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगर यही रहेगा वहाँ पर सनातन पछुआ पवन, तो इधर हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, तो चलेगा आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब चलते हैं सनातन पछुआ पवन के बाद आता है अध्रुवीय निम्न दाब हो गया, और इधर हो गया उच्च दाब, तो चलेगा ध्रुवीय पूर्वी पवन कहलाएगा, ध्रुवीय पूर्वी पवन। ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गया, ध्रुवीय पवन पूछे ध्रुवीय पूर्वी पवन कैसे चलता है, तो ध्रुव से चलेगा, ध्रुव हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलेगा, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इधर देखिए उत्तर दिशा में उच्च दाब है और अध्रुवीय निम्न दाब है, तो चलेगा ध्रुवीय पूर्वी पवन, यहाँ है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व को चलेगा। देख लीजिएगा वही चीज़ यहाँ लिखा है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर होते हैं, तो पवन का नाम कौन दिशा से आ रहा है, दिशा का आने के आधार पर, आने की दिशा के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे पश्चिम से अगर कोई पवन आ रही है, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं, यानी कि पछुआ पवन कहते हैं। देखिए तो सनातन पछुआ पवन पश्चिम दिशा से आ रहा है, पश्चिम से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, पश्चिम से आ रही है। यूँ देखिए सनातन पछुआ पवन पश्चिम से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है। तो पवन का नाम, पवन किस दिशा से आ रहा है, आने की दिशा का आधार पर नाम दिया जाता है। पश्चिम से अगर कोई पवन आ रहा है तो पश्चिम पवन या पछुआ पवन कहते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश देखते हैं। भारत के पूर्व समुद्री तट पर देखा जाए, ये पूरा भारत है। भारत के पूर्व में देखिएगा बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार है, ये बंगाल की खाड़ी है पूरा, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर देख उड़ीसा में चक्रवात नहीं, चक्रवात का महाचक्रवात आया था, इसी कारण देखते हैं। चक्रवात उड़ीसा से सटा हुआ राज्य है, उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल, फिर इधर झारखंड, उत्तर की ओर झारखंड, फिर
पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखा जाए तो इधर आंध्र प्रदेश से सटा है दक्षिण में। वही देखते भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है उड़ीसा, है ना। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है उड़ीसा, पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है उड़ीसा। उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी से उठने वाली चक्रवात का खतरा बना रहता है, हमेशा खतरा बना ही रहता है। एक से हमेशा खतरे बना रहता है उड़ीसा को। देखिए 17 से 18 अक्टूबर की बात है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 में 17 से 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के 5 जिला में, कितना जिला में, 5 जिला में चक्रवात आया था। सोच लो, उड़ीसा का 5 जिला में चक्रवात आया था 17 से 18 अक्टूबर में। फिर 17 से 18 अक्टूबर 5 जिला में चक्रवात आया। फिर 29 अक्टूबर आ जाता है, बड़ा हो गया तो इसलिए महाचक्रवात हो गया। जब 29 अक्टूबर को महाचक्रवात आता है, महाचक्रवात जब आता है, ऐसे तो 17-18 अक्टूबर में उड़ीसा 5 जिला में चक्रवात आया था, लेकिन 29 अक्टूबर में महाचक्रवात आता है। इसने क्या किया, एक 5 जिला में आया था तो चक्रवात आया तो 5 जिला नुकसान किया। और महाचक्रवात कितना जिला नुकसान किया सुनो। 29 अक्टूबर को 1999 में महाचक्रवात आता है। महाचक्रवात आता है तो राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा देता है ना। तबाही मचा दिया महाचक्रवात। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी पोथान से हानियाँ हो जाता है। महाचक्रवात ने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाता है। तबाही में से का हानि होता है, पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी प्रोत्कर्ष, ये सब आता है महाचक्रवात में। महाचक्रवात में पवन का वेग बहुत तेज हुआ, वर्षा भी ज़्यादा हुआ, ज्वारी प्रोत्कर्ष हुआ, ज्वारी भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए इसी से हानि हुआ, इसलिए उड़ीसा तबाही मच गया उड़ीसा में। महाचक्रवात जब आता है तो इसका चाल 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना चाल था? 260 किलोमीटर प्रति घंटा। 260 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से आता है महाचक्रवात। जब आता है तो 36 घंटा, कितना 36 घंटा से अधिक समय तक चलता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है और 36 घंटा में 3 या 36 1.5 दिन से अधिक तक यह महाचक्रवात चलता ही रहा था, 36 घंटा से भी अधिक। इसमें पेड़ उखड़ गया था, कच्चा घर नष्ट हो गया था, अनेक औद्योगिक भवन, घर की छत उड़ गया था, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन पूरी तरह से कट गया था। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन पूरी तरह से कट गया था। इसलिए लगातार 3 दिन भारी वर्षा भी हुआ। महाचक्रवात से 3 दिन ना हुआ, 3 दिन भारी वर्षा हुआ और 3 दिन भारी वर्षा हुआ, इसलिए उड़ीसा में प्रमुख नदी जो था उसमें बाढ़ आ जाता। अब बाढ़ आ गया तो भाई तबाही मचाबे करा। 3 दिन वर्षा हुआ तो चक्रवात पौने के कारण, जब चक्रवात आता है, चक्रवात आता है 5 जिला में 17 से 18 अक्टूबर। वो 5 जिला में उस चक्रवात पौने के कारण उठल था बंगाल खाड़ी में ज्वारी तरंग। ज्वारी तरंग स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गए थे। चक्रवात पवन के कारण ज्वारी तरंग उठ करके 20 किलोमीटर उड़ीसा के अंदर चल गया था। जब ज्वारी चक्रवात के कारण 20 किलोमीटर अंदर तक आ गया था चक्रवात उड़ीसा के अंदर। वही चक्रवात पवन के कारण उठी ज्वारी तरंग स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गए, इसलिए तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही आया था। तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हो गया था उड़ीसा में। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गए। फिर अचानक हुआ उड़ीसा में, क्या हुआ, 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंग आया और 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंग आ गए। इसलिए इस कारण तैयार खड़ी धान जो था, खड़ा धान, वो धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब तरंग आता है 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंग आता है तो खड़ा धान की फसल नष्ट हो जाता है। ये देखिए जो चक्रवात द्वारा विनाश उड़ीसा में क्या कहते हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से होने वाले
बंगाल खाड़ी में उठने वाला चक्रवात होता है। यही चक्रवात से बंगाल खाड़ी में उठा चक्रवात से खतरा बनल रहता है उड़ीसा को। इस 17 से 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा का 5 जिला में चक्रवात आता है। इस चक्रवात के कारण उठ गया था ज्वारी तरंग उठा तो 20 किलोमीटर उड़ीसा में घुस के अंदर तक। और घुस के 20 किलोमीटर अंदर तक तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही मच गया और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंग भी आ जाता है। और ऊंची ज्वारी तरंग आता है, इससे खाड़ा धान भी नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। कब धान खत्म होता है? कब? जब 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वार आता है, तरंग आता है तब। सोच ली कितना उठेगा, इससे उसे तरंग उठल होगा इतना ऊंचा। ये उठी ज्वारी तरंग के कारण स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गया था। ये तटीय क्षेत्र भयानक हुआ और 7 से 20 किलोमीटर अंदर घुस गया था उड़ीसा में और 7 से 10 मीटर ऊंचाई तक गया था तरंग, इसलिए धान की फसल बर्बाद हुआ था। और तो इस 17 से 18 अक्टूबर 1999 की बात है। 5 जिले में नुकसान हुआ चक्रवात है। फिर 29 अक्टूबर देते महाचक्रवात तो राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाता है। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी प्रोतकर्ष, इससे हानि हो जाता है पूरा। चक्रवात में यही सब आता है, पवन का वेग, वर्षा और ज्वारी प्रोतकर्ष, इससे हानि होता है उड़ीसा को। महाचक्रवात में 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल था हवा और 36 घंटा तक हवा चलता है। इसलिए पेड़ उखाड़ देगा, कच्चा घर न सब खत्म हो गया। देख लीजिएगा, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन पूरी तरह से कट गया था। इसलिए लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा हुआ महाचक्रवात में। 260 किलोमीटर प्रति घंटे 36 घंटा अधिक चलती रही हवा और 3 दिन तक बारिश हुआ। इस उड़ीसा में प्रमुख नदी में बाढ़ आ गया था। तो 29 अक्टूबर का महाचक्रवात आता है। 17 से 18 अक्टूबर का चक्रवात आता है। लेकिन 25 अक्टूबर को पूरी पोर्ट ब्लेयर की खाड़ी में आता है। पूरी पोर्ट ब्लेयर की खाड़ी में अवदाब के कारण चक्रवात आता है ना। इधर अवदाब के कारण चक्रवात आता है पूरी पोर्ट ब्लेयर की खाड़ी में। पूरी पोर्ट ब्लेयर की खाड़ी में अवदाब के कारण चक्रवात आता है। अवदाब के कारण चक्रवात आता है यहाँ पर भी है ना। वो तो उड़ीसा में था ना। अब की पूरी पोर्ट ब्लेयर की खाड़ी में आता है, अवदाब के कारण चक्रवात आता है। यही अवदाब के कारण चक्रवात जो आता है, ये चक्रवात धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बहता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है चक्रवात, अब गहन हो जाता है और महाचक्रवात का रूप ले लेता है। फिर 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे की बात है ना। 29 अक्टूबर कल तक महाचक्रवात पीछे पड़ चुका है। 10:30 बजे की बात है कि इरेसामा एक नगर उड़ीसा में है। बालीकुंडा भी आता है। ये दोनों के बीच में पड़ता है। ये दोनों के बीच जितना एरिया था इसको प्रभावित करता है महाचक्रवात। इरेसामा बालीकुंडा उड़ीसा में पड़ता है। इसके बीच में के क्षेत्र को प्रभावित किया था महाचक्रवात। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक है ना 28 तटीय क्षेत्र सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था। यही चक्रवात खेला। 29 अक्टूबर को महाचक्रवात आता है। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी प्रसार से हानि होता है पूरा चक्रवात के कारण उड़ीसा में। चाल था 260 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 घंटा तो चाल था। 3 दिन बारिश हुआ, इसलिए प्रमुख नदी में उड़ीसा में बाढ़ आ गया था। वही महाचक्रवात 29 अक्टूबर को 10:30 के बाद है। इरेसामा बालीकुंडा ये दोनों के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया था महाचक्रवात। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक 28 तटीय नगर, भुवनेश्वर को भी, कटक को भी 28 तटीय नगर सहित उड़ीसा का पूरे तट को बर्बाद कर दिया था। भुवनेश्वर, कटक 28 तटीय नगर को। इसलिए 130 लाख प्रभावित होते, 130 लाख प्रभावित हुए थे लोग। इसलिए बड़ी संख्या में पशु की मौत भी हो गया था। 130 लाख प्रभावित हो गए थे। बड़ी संख्या में पशु की मौत भी हो गया था।
धान सब्जी फल की खड़ी फसल का भारी नुकसान होल था। धान सब्जी फसल, धान सब्जी फल तीनों को खड़ी फसल था। इस सब के खड़ी फसल धान सब्जी फसल को नुकसान हुआ था। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के, जब ज्वारीय प्रोत्कर्ष हुआ महासागरत में, इससे बहुत सारा लवण निकला जिसके कारण कृषि जो विशाल भू क्षेत्र जो था अनुपजाऊ हो गया। नमक, जहाँ कृषि करने वाला क्षेत्र था वहाँ नमक चल गया तो अनुपजाऊ खेती नहीं हुआ। पारादीप और कोणार्क के बीच में पड़ता है मैंग्रोव के जंगल, मैंग्रोव वन बनता है, मैंग्रोव वन। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित है मैंग्रोव के जंगल या मैंग्रोव वन। ये भी लुप्त हो जाता है महाचक्रवात 29 अक्टूबर वाला से उड़ीसा में। पारादीप कोणार्क के बीच में मैंग्रोव जंगल खत्म हो जाता है। आर्द्रता जल जब पृथ्वी और विभिन्न जलाशय से पृथ्वी से हो सकता है जल, और बहुत सारा प्रकार के जलाशय से तालाब से जल वाष्पित होता है। जल का वाष्पीकरण होगा दोनों से, वही जल पृथ्वी से या विभिन्न जलाशय से जल वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्पन के ऊपर उड़ेगा तो जलवाष्प बन जाता है, उड़ेगा है ना, तो जलवाष्प हो जाता है। जल जब पृथ्वी से विभिन्न जलाशय से जलवाष्पित होता है, जलवाष्प हो जाता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। ऊपर जाकर जलवाष्प बन गया, जलवाष्प बन के बैठ गया और ऊपर। आर्द्रता, यही जलवाष्प। आर्द्रता वायु में किसी भी समय में, हवा में किसी भी समय में, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता हवा में रहेगा, हवा में कोई भी समय में रहेगा, और जितना जलवाष्प की मात्रा रहेगा उसी जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। यानी कि हवा में अगर जलवाष्प की मात्रा है, पानी की मात्रा है, तो हम कहें कि आर्द्रता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगा, आर्द्र दिन कहेगा। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगा तो उसे आर्द्रता कहेगा। आर्द्रता वायु में किसी भी समय में अगर जलवाष्प की मात्रा रहेगा उसका आर्द्रता, किसी भी समय में रहेगा तो किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा है तो आर्द्रता कहेगा, कोई भी समय में रहेगा तो। लेकिन अगर कोई एक ऐसा समय आएगा कि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो आर्द्र दिन कहेंगे, आज आर्द्र दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म होता है तो जलवाष्प धारण की क्षमता भी बढ़ती जाती है। गर्म हवा में जलवाष्प धारण की क्षमता बढ़ती है कि नहीं, तो बढ़ती है। गर्म हवा में जलवाष्प ज़्यादा उड़ता है तो ज़्यादा सोखता है, इसलिए गर्म हवा में जलवाष्प धारण की क्षमता अधिक होता है। इसलिए गर्मी पड़ेगा तो जलवाष्प ज़्यादा होगा तो पानी बरसेगा। इसलिए गर्मी ज़्यादा रहेगा तो का समानुपातिक जलवाष्प की धारण क्षमता भी अधिक होगा, यानी कि इसलिए और अधिक आर्द्र हो जाएगा। गर्मी होगा, वायु गर्म होगा तो। अगर आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में अधिक समय लग जाता है, आर्द्र दिन में कपड़ा सुखाने में अधिक समय लग जाता है, पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है, इसलिए हम असहज महसूस करते हैं आर्द्र के दिन में। अगर पसीना नहीं सूखता, क्यों? तो उस समय पहले ही सब वायुमंडल में आर्द्र है तो शरीर कैसे सूखेगा, है ना। जलवाष्प जब ऊपर उठता है ठंडा हो जाता है। जलवाष्प जब ऊपर अर्थ है पृथ्वी के ऊपर उठेगा तो ठंडा होगा, क्या होगा? ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के बादल का रूप धारण कर लेता है और तैरने लगता है। जलवाष्प जब ऊपर उठती है ठंडा होगा, इसलिए जलवाष्प संघनित होगा, जब एक जगह संघनित होगा बूंद के रूप में। जलवाष्प संघनित होता है और संघनित होकर के ठंडा होकर जल के बूंद बनता है, जल के बूंद बनना शुरू करता है। जल के बूंद बनता है। यही जल के बूंद जल के बूंद के समूह से ही बादल बन जाता है।
तो बादल क्या है? बादल जल के जो बूंद है वही जल के बूंद के समूह है, समूह से ही बादल बनता है। जल के बूंद अधिक भारी होगा तो वायु में नहीं तैरता है। जल का बूंद हल्का रहेगा तो वायु में तैरेगा, लेकिन अधिक भारी रहेगा जल का बूंद तो हवा में नहीं तैरेगी। इसलिए उस समय तब वर्षण के रूप में नीचे आ जाता है, मैंने वर्षा के रूप में नीचे आने लगता है। कहने का मतलब कि जलवाष्प जब ऊपर उठती है तो ठंडा होगा, ठंडा होकर के जलवाष्प संघनित होगा, संघ होकर फिर ठंडा होगा और जल के बूंद धारण कर लेगा। यही जल के बूंद बहुत सारा मिल जाता है तो जल के बूंद के जो समूह है उसको बादल कहते हैं, बादल बन जाता है। यही जब बादल जल का बूंद का समूह है, जल का बूंद भारी होकर नीचे गिरता है तो हम कहते हैं कि वर्षण का रूप ले लेता है, मैंने वर्षा होने लगा। जल के बूंद अधिक भारी होगी तो वायु में नहीं तैरेगी, तब वर्षण के रूप में नीचे गिर जाते हैं। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज देखे होंगे, देखा है भाई। आकाश में उड़ता है जेट हवाई जहाज, पीछे धुआं फेंकता है। कैसा धुआं फेंकता है? सफ़ेद उजला चिन्ह जैसा छोड़ता है। इंजन धुआं जो धुआं है, इंजन से निकला हुआ नमी संघनित हो जाते हैं। इंजन से निकलता है नमी, ये धुआं नहीं रहता, इंजन से निकला हुआ नमी रहता है। ये नमी संघनित होता है, बूंद रूप में धारण कर लेता है। संघनित होकर इंजन से निकली नमी रहता है, नमी संघनित हो जाता है और संघनित होकर के है ना वायु की गति समता मंडल में रहता है। समता मंडल में हवा नहीं है, इसलिए वायु गति नहीं रहता। इसी में जब संघनित हो जाता है, संघनित होकर के नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। नमी पथ के रूप में दिखाता है। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज देखे होंगे। हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते देखे होंगे। हाँ, यही हवाई जहाज के इंजन से निकलती है नमी संघनित हो जाता है और वायु के गतिमान न रहता है उसमें, तो उस स्थिति में वही नमी संघनित हो जाता है और नमी के कुछ देर संघनित नमी जो है, संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में, रास्ता के रूप में दिखता है। वर्षा क्या? वर्षा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण को वर्षा कहता है। वर्षण क्या है? वर्षण जब जलवाष्प जब ऊपर उठती है और ठंडा होता है, ऊपर उठती ठंडा होता है और जलवाष्प संघनित हो जाता है, ऊपर संघनित होता है जलवाष्प और जल के बूंद के जो समूह है उसे बादल पाता है। जल के बूंद सब बादल कहते हैं। वही जल के बूंद अधिक भारी होती है तो वायु में नहीं तैरती तो वर्षण के रूप में नीचे गिरते हैं। यह जल के बूंद यही वर्षण के रूप में निकलता है तो उसे कहते हैं वर्षा कहते हैं। जल के बूंद वर्षण के रूप में गिरेगा तो वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में अगर वर्षण गिरता है तो यही वर्षण कहते हैं वर्षा। वर्षा जल से भौम जल बनता है। भौम जल प्राप्त होता है, पृथ्वी के अंदर जो जल होता है भौम जल कहता है, वो वर्षा के जल से मिलता है। पौधा क्या करता है? पौधा जल को संरक्षण करने में मदद करता है। पौधा जी, ठीक ना। जब पहाड़ी पसरों से पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ी पसरों से मतलब कि इधर पेड़ लगे इधर लगल पेड़ है ना, इधर पेड़ लगल है, तो पहाड़ी पसरों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहती है। वर्षा जल धीरे धीरे गिर कर अनावृत पहाड़ी से नीचे गिरती है और नीचे इलाके में बाढ़ का कारण बन जाता है। नीचे इसलिए पहाड़ी पसरों से पेड़ नहीं काटना चाहिए, न तो पेड़ काटेगा तो वर्षा जल होगा अनावृत पहाड़ी से नीचे गिरेगा और बाढ़ का कारण बन जाएगा। जब पहाड़ी वही कहता, पौधा जल संचय कैसे करता है? पौधा से जल संचय करने में मदद करता है। जब पहाड़ी पसरों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ से नीचे गिरती है, बहती है और नीचे इलाके में बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा के प्रकार 3 प्रकार का होता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, सामान्य वर्षा। फिगर से पता चलेगा। चक्रवाती है वायु
ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों टक्कर देता है। इधर से ठंडा वायु चल रहा है, इधर से गर्म हवा है, और दोनों टकरेगा तो ठंडा और गर्म मिलेगा तो बादल बन जाता है। यही ठंडी वायु गर्म वायु इसके टकरने से जो वर्षा होती है नीचे पृथ्वी पर, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, नीचे हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, पर्वत पर ऊपर उठता है तो पर्वत पर हवा ठंडा हो जाता है, हवा ठंडा होकर बादल को ऊपर देता है और हवा आर्द्र वायु बन जाता है। आर्द्र वायु बन जाता है, नीचे पानी बरसने लगता है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। सामान्य वर्षा, गर्म वायु नीचे से ऊपर उठती है और गर्म वायु नीचे से ऊपर उठेगा वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा तो जल का बूंद यहाँ बनेगा, जल का बूंद बनेगा तो यही भारी होने के कारण नीचे गिरने लगता है, इसलिए सामान्य वर्षा कहते हैं। सामान्य वर्षा। वर्षा है वर्षा महत्वपूर्ण है पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए। पौधा रहे या जीव जंतु रहे, उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है वर्षा। वर्षा से धरातल को ताज़ा जल मिल जाता है, धरातल पृथ्वी को भी ताज़ा जल मिल जाता है। धरातल को ताज़ा जल मिल जाता है वर्षा होने से। वर्षा कम होगा तो जल की कमी हो जाएगा और सूखा भी हो सकता है। अधिक वर्षा होगा तो बाढ़ भी आ जाएगा। सवाल है कि वायुमंडल क्या है? पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरा है। पृथ्वी चारों ओर से हवा के घनी चादर से घिरा है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहते हैं और सभी जीव जीवित रहते पृथ्वी पर वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं सभी जीव। तो वायुमंडल का परिभाषा देख लिया है ना। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं, या पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई हवा के आवरण को कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या घिरी हुई हवा के घनी चादर को वायुमंडल कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का अधिकतर भाग कितने दो गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर भाग दो गैस का नाम है। वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, यही दोनों से बनल है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% से बनल है। वायुमंडल का अधिकतर भाग कितने दो गैस से बनल है? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% से बनल है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करता है? हरित गृह प्रभाव CO2 करता है। CO2 गैस वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को, है ना, पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है CO2। इसलिए ग्रीन हाउस मतलब कि पॉली हाउस की तरह, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहता है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि रहना असंभव हो जाएगा। इसकी मात्रा जब कारखाना कार से अधिक धुआं निकलता है उसमें CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है। तो ग्रीन हाउस देख लिए। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को पैदा करता है? CO2। मौसम किससे कहते हैं? मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलने वाली दिन प्रतिदिन बदलता है वायुमंडल में। वायुमंडल के प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन प्रतिदिन की जो भी स्थिति होता है उसे मौसम कहता है। मौसम नाटकीय रूप से बदलता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है मौसम। तो मौसम देख लिए। वर्षा के 3 प्रकार, सहनवरीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। वर्षा के 3 प्रकार क्रिया विधि के आधार पर, चक्रवाती, पर्वतीय और सामान्य वर्षा। वर्षा के 3 प्रकार देख लिए। वायुदाब क्या है? वायुदाब जब हवा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाती है उसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब देख लिए।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणें से बचाती है? वैसा गैस का नाम बताना है जो सूर्य के हानिकारक किरण निकलता है पराबैंगनी, इसको बचाता कौन? ओजोन परत। ओजोन परत है, ओजोन परत का ही ओजोन गैस भी है, गैस बचाता है। वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत, छह मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत, बाह्य मंडल नहीं, मध्य मंडल नहीं, छह मंडल, क्योंकि एक में सभी घटना घटती है छह मंडल में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत में बादल विहीन माने बादल नहीं है? कौन सा परत में? तो समताप मंडल में पारत नहीं होता, बादल नहीं होता है। समताप मंडल की बात रहेगी, पर यहाँ देख लीजिए समताप मंडल, इसमें बादल नहीं होता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है, हाइट 50 किलोमीटर है नीचे से ऊपर तक। इसमें हवा जहाज उड़ती है। इसमें समताप मंडल में ही O3 गैस भी है जो सूर्य की किरणें से निकलती है, पराबैंगनी किरण, उसको बचाता है मनुष्य को नुकसान होने से। इसलिए हवाई जहाज वाला उड़ने के कारण समताप मंडल हवाई जहाज वाला मंडल भी बोलते हैं। समताप मंडल 6 मंडल के ऊपरी भाग है, 6 मंडल के ऊपर है, 50 किलोमीटर ऊंचाई इसका है। बादल और मौसम से संबंधित घटना मुक्त है, मैंने नहीं रहता है। हवाई जहाज उड़ती है, O3 गैस की परत है, इससे सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से रक्षा करती है। वायुमंडल के परत में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, वायुदाब बढ़ता नहीं घटता है। जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि तरल रूप में आता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? देख लीजिए, बादल नहीं, बादल तो पृथ्वी पर आती है तो वर्षा नहीं, वर्षा तो जल के बूंद के रूप में आ गया, हिम कहेगा फिर होगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है। व्यापारिक पवन क्या है? व्यापारिक पवन तो अस्थायी पवन है, अस्थायी पवन। अस्थायी पवन के 3 प्रकार होता नहीं, पवन के भी 3 प्रकार होता है, वर्षा के भी 3 प्रकार होता है, वर्षा के भी। और पवन के 3 प्रकार, अस्थायी पवन, पछुआ पवन, पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन भी कहते इसको, पश्चिमी और पूर्वी पवन भी कहते इसको। व्यापारिक पवन हो गया आपको, अस्थायी पवन हो गया। लू जो है, लू स्थानीय पवन है, लू आपको स्थानीय पवन दिखा देगा। स्थानीय पवन देख रहा है, स्थानीय पवन में आपको लू दिखा देगा, लू। मानसून जो मानसून नाम है भारत में, मानसून पवन, म से मानसून, म से मौसमी पवन, मौसमी पवन। तो मानसून हो गया आपको मौसमी पवन देखो, मौसमी पवन हो गया। पवन किसे कहते हैं? पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं, वायु की गति को कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं, वायु की गति को कहते हैं पवन कहते हैं। पवन जो है, पवन की क्षैतिज गति होता है, कहीं एक तरह पवन की क्षैतिज गति है ना। पवन आप कह सकते हैं क्षैतिज गति में चलता है पवन। कारण बताना है कि आधा दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय के लिए होता है, तो आधे दिन में नमी जाता रहता है वायुमंडल में, इसलिए गीला कपड़ा देरी से सूखता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो आतपन की मात्रा घटती है, क्यों? आतपन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुव की जाएगी तो घटता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश क्षैतिज रूप में तिरछा पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर ध्रुव पर आतपन माने सूर्यताप, आतपन का मान घटता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस रहता है, सही बात है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ा
में कुछ नाइट्रोजन जाता है तो हाँ ले लेते हैं और वापस भी निकल जाता है। ऑक्सीजन तो जब करता है, नाइट्रोजन भी चल जाता है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करता है। तो हाँ, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य यही है, दो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चल जाता है। लेकिन पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करता है, ये गलत है। पौधे जो है ना वायु से सीधे नहीं लेते नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं 78% है उसको, बल्कि वायुमंडल से सीधे नहीं लेकर के वायुमंडल से पूरा नहीं करते हैं। और मृदा या कुछ पौधे के जड़ में रहने वाला जीवाणु होता है, वो जीवाणु से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर ग्रहण करते हैं पौधे लोग, इसलिए गलत है तीसरा। 1-2 सही वाला। यहाँ लिखा वे सीधे वायु से नहीं लेते। मृदा और कुछ पौधे के जड़ में रहने वाले जीवाणु होता है, जीवाणु वायु से क्या करता है, नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदलता है। जीवाणु से वायु से लेता है नाइट्रोजन को लेता है जीवाणु, जिससे पौधा उसका प्रयोग कर सके। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही माने घटते क्रम में बताना, अधिक से कम क्रम में कौन सा है। तो नाइट्रोजन गैस का परसेंट सबसे नाइट्रोजन है, तब ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78, हीलियम नहीं आर्गन आता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन होता है 0.93% होता है आर्गन होता है 0.93%। पहला स्थान पर नाइट्रोजन 78, फिर ऑक्सीजन 21, फिर तीसरा स्थान पर आर्गन 0.93%, चौथा पर CO2 होता है 0.03%। तो इस तरह से घटते क्रम में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.3, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। घटते क्रम देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 21% है, 78% नाइट्रोजन, जो 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में सीधे नहीं प्रयोग करता है पेड़ पौधा। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.3%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी का 0.04% होता है। ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग CO2 की मात्रा बढ़ने से होता है। सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाएगा, सही बात है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा, सही बात है। तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है, सही बात है। जमी बर्फ पिघलेगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा और तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाते हैं। कुछ पौधे और पशु लुप्त भी हो सकते हैं, सही बात है। यानी कि डी सही, उपयुक्त सही है। पौधा पशु भी लुप्त हो सकता है, पीछे देख लीजिएगा सब है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग है, सही बात। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, तो यही 2 वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, सही बात है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये सब कम मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में है पाई जाती, सही बात है। जब हम सांस लेते हैं तो तथा फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चल जाता है, सही बात है। यानी तीनों सही है, तीनों सही मतलब डी। कौन सा कथन सत्य है? सत्य तो है तो कम सी, 1, 2, 3 तीनों सही है, सी आंसर है। वायुमंडल को निम्नलिखित में से कितने परतों में विभाजित किया गया था? 5 परत है। 5 परत बांटा गया है, देख लीजिएगा, सही है। हम मौसम से संबंधित सभी घटना जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल किस परत में होता है? तो 6 मंडल में होता है।
जो 13 किलोमीटर इसका औसत ऊंचाई है। कह रहा है समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। छह मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल होता है। छह मंडल के ऊपर समताप होता है। समताप मंडल जो है यह परत बादलों और मौसम से संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाया जाता है। सही बात है, यानी कि डी सभी सही है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। कौन सी परत में बादल नहीं रहता। तो छह मंडल में नहीं रहता है, अतः समताप मंडल में रहता है। छह मंडल तो समताप मंडल में रहता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ता है। तो समतापी मंडल में रहता है, जहाँ 50 किलोमीटर ऊंचाई से। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत पाए जाते हैं। तो वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग आपको समताप मंडल में रहता है। समताप मंडल में। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल के संबंध में यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो हाँ, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। यह परत बादल और मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त है। तो हाँ, तब मैंने समताप मंडल हवाई उड़ता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। गलत। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है आपको उल्कापिंड मध्य मंडल में होता है। मध्य मंडल में उड़ जाता है। जो ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान घटता है। कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। गलत है, बिल्कुल मध्य मंडल में वायुमंडल में मध्य मंडल में जलता है। तो लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। बादल और मौसम संबंधी घटना से लगभग मुक्त है। यही तीनों सही, एक दो सही है, यानी कि एक दो 20 सही होगा। 20 सही। जो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मध्य मंडल जहाँ उल्कापिंड जल जाता है, यहीं पर वही मध्य मंडल वायुमंडल की एक परत है। निम्नलिखित में से किस मंडल के बीच पाए जाते हैं। वायुमंडल वायुमंडल जो है मध्य मंडल देख रहे हैं ना। वायुमंडल अब समताप मंडल दोनों के बीच में पड़ता है। वायुमंडल बाह्य वायुमंडल और समताप मंडल के बीच में होता है। मध्य मंडल 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। जब उल्कापिंड जल जाता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो मध्य मंडल जो है आपको किसके बीच में पाया जाता है। तो मध्य है तो बाह्य समताप मंडल और बहिर्मंडल। गलत। बहिर्मंडल तो सबसे लास्ट हो गया जी। समताप मंडल बाह्य वायुमंडल सही है। यही दोनों के बीच में समताप मंडल बाह्य वायुमंडल, लेकिन सी 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करने तक ही जल जाता है। उल्कापिंड जलता है आपको मध्य मंडल में जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मध्य मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। वही मध्य मंडल जहाँ उल्कापिंड जलता है 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। जब समताप मंडल के ठीक ऊपर है। हाँ, समताप मंडल के ठीक ऊपर देख लिया है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। तो तीसरी नहीं, चौथा है जी। हाँ, तीसरी परत है, सही है। समताप मंडल पहला 6 मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य मंडल होता है। तो वायुमंडल का तीसरी परत है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले इस परत में उल्का जाते हैं। तो हाँ, उल्का जाता है। मध्य मंडल के भीतर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्य ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान भी घटता है। यही गलत है। देखिए डी। कौन सा कथन सही है। मध्य मंडल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। ये लिख दिया है गलत वाला। समताप मंडल के ठीक ऊपर सही तो है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल जो है समताप मंडल के ऊपर है। और 1 2 3 तीसरी परत है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट रहा है। टेम्परेचर है, टी से टेम्परेचर घट रहा है। और ये कह रहा है
ऊंचाई के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता गलत है, यही गलत है। ये बोल दिया डी कथन सही कह रहा है तो गलत वाला जो यहाँ गलत चुनना चाहिए। कथन पर विचार करना। बाह्य वायुमंडल यानी कि आयनमंडल। आयनमंडल का मतलब होता है बाह्य वायुमंडल, उसका आयनमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। तो हाँ, बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगा तापमान भी बढ़ेगा, ठीक ना। बाह्य वायुमंडल जो रेडियो को पूरा परावर्तन करता है, पुनः परावर्तन, और आयनमंडल का भाग है। वायुमंडल बाह्य वायुमंडल का भाग आयनमंडल है 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो बाह्य या आयनमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ती, सही बात है। ऊंचाई बढ़ेगा तापमान नहीं बढ़ेगा। रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग करता है था। वायुमंडल का प्रयोग रेडियो संचार के लिए होता है, यानी कि दोनों सही है। सी 880 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक भी है। किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करता है। तो आयन होता है आयन मंडल यानी कि बाह्य वायुमंडल में, और वायरलेस संचार होता है उसी में। बाह्य वायुमंडल का ही आयन मंडल होता है, यानी कि किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार मतलब रेडियो का परावर्तन होता है। तो तापमंडल दे दिया है, इसको तापमंडल भी कहते हैं सर। इसको देखिएगा, तापमंडल भी कहते हैं। आयन होते हैं तो वायु वायुमंडल में आयन मंडल का 80 से 400 किलोमीटर तापमंडल भी कह सकते हैं शायद, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो किस वायुमंडल परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करता है तापमंडल में, यानी कि मध्यमंडल देवे न कक्ष मंडल तो समता मंडल, तापीय मंडल कहेंगे इसको। मध्यमंडल जो होता है, मध्यमंडल तीसरी परत है, यह 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मध्यमंडल के ऊपर स्थित होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल के ऊपर होता है आपको तापमंडल कहिए या बाह्य वायुमंडल कहिए, आयन मंडल कहिए, जो भी कहिए वही होता है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आपको सी यानी कि बाह्य वायुमंडल कहिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। तो हाँ, क्यों? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े घटे से का मतलब, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कमेगा तो हम लोग सांस लेने में कठिन होगा। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग, वायुमंडल। तो सबसे पहले आपको स्थल की सतह गर्म होता है। जल की अपेक्षा स्थल की सतह का भाग पहले गर्म होता है। जब पृथ्वी का ठोस भाग गर्म हो जाएगा ना, पृथ्वी का ठोस भाग गर्म, तो उसके पहले स्थल मंडल तब वायुमंडल की परत गर्म होता है एवं उत्तरोत्तर, उसके बाद ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है, तो ऊपर के बहते रहता है गर्मी। आसपास जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो ऑक्सीजन आपको 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा इनमें से दली नहीं, 20.99 का 21% यही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 इनके 36% है, 36%। 78.8 हो गया नाइट्रोजन। वायुमंडल के सबसे कम मोटाई वाली परत, तो आपको सबसे कम मोटाई वाला 6 मंडल है। जहाँ सब कुछ होता है वहाँ 6 मंडल सबसे कम मोटाई है।
रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटता है? तो ये हो गया आपको आयन मंडल। आयन मंडल कहते हैं बाह्य वायुमंडल। बाह्य मंडल या आयन मंडल क्या हो गया? 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक है। खत्म हो गया।